हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगलो एकेडमी। एआईबी एग्जाम से रिलेटेड आज हम अपने लेक्चर सीरीज में सीपीसी को ऐड कर रहे हैं। इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि हम इसमें मेन सेक्शन को समझे, कौन कौन से मेन सेक्शन हैं, कौन से सेक्शन के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं, सेंटेंस है जहां से एआईबी एग्जाम में क्वेश्चन या ऑप्शन निकल के आता है। कि लास्ट टाइम जो उसमें नियर अबाउट 75,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स थे वो फेल हो गए थे। सिंगलो एकेडमी आपसे चाहती है आपके लिए वो एआईबी एग्जाम बहुत इजी हो जाए, आराम से एआईबी एग्जाम को क्लियर कर सके। एज यू ऑल नो कि एआईबी एग्जाम एक तरह से ओपन बुक टेस्ट होता है, आप उसमें अपनी बेरेक्ट ले जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको बेरेक्ट में से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन को सर्च करना या आइडिया नहीं होता कि वो क्वेश्चन कौन सी बेरेक्ट या कौन से सेक्शन के आसपास मिलेगा। तो ये एक लेक्चर सीरीज है सिंगलो एकेडमी की तरफ से, जिसमें आपको एक कंप्लीट जितने भी एआईबी में सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अंदर, वो सब कवर किया जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं सीपीसी के साथ। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, 1908 में ये एक्ट आया था। ये इसका इंडेक्स है, आप देख सकते हो, यहां पे सारे सेक्शन लिखे हैं, सेक्शन 1, 2, 3 ऐसे पूरा है। तो अब सीधा हम लोग एक बार आ जाते हैं जहां से अपने को पढ़ना स्टार्ट करना है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दी सीपीसी, जहां से हम अपना सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक चीज पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि जो सीपीसी है वो इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सब्सटेंटिव लॉ एंड ऑल्सो अ प्रोसीजर लॉ। कैसे? आप एक चीज देखो, सीपीसी के अंदर सेक्शन कितने हैं, यहां पे देखो कितना सेक्शन है। सेक्शन है 158 और उसके बाद आ गया है स्केड्यूल्स। ठीक है, उसमें क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो सीपीसी आप अपने आप में ये भी समझना कि ये एक ऐसी एक्ट है, एक ऐसा कोड है जिसके अंदर सब्सटेंटिव लॉ भी आ गया है और अपने आप में प्रोसीजर लॉ भी लिखा हुआ है। जैसे अगर आपको और दूसरे उसमें एग्जांपल दे, जैसे आपका होता है क्रिमिनल से रिलेटेड समझो तो आईपीसी। आईपीसी अपने आप में एक सब्सटेंटिव लॉ। यहां पे हम डिफाइन करते हैं कि मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, तो ये डिफाइन हो रखे हैं। तो डिफाइन जो होता है, जहां पे ऑफेंस को या किसी एक्ट को या किसी लॉ को डिफाइन करते हैं, तो वो हो जाता है अपने आप में सब्सटेंटिव लॉ। और जब इसी सब्सटेंटिव लॉ को हम अप्लाई करते हैं कि इसका प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे वो सोसाइटी में लीगल फील्ड में अप्लाई होने वाला है, उससे रिगार्डिंग जितने रूल रेगुलेशन लॉ बनाया होता है वो होता है प्रोसीजर लॉ। तो प्रोसीजर, आईपीसी का प्रोसीजर कहां पे लिखा होगा? आईपीसी का प्रोसीजर लिखा है सीआरपीसी में। लेकिन सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड जो ये एक्ट है, बुकलेट है, इसके अंदर 158 सेक्शन तो आपके सब्सटेंटिव दे रखे हैं। यहां पे काफी सारी चीज लॉ से रिगार्डिंग अपने आप में डेफिनेशन या फिर ऐसा एक्ट की या ऐसा कोई प्रोविजन या कोई ऐसा फंडामेंटल एक्ट एक्शन जो कि डिफाइन कर रखा है, बता रखा है। उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोसीजर क्या है, कि ये कैसे अप्लाई होगा, जितने 158 तक अभी तक बता चुके हैं हम लोग। तो आप इस चीज को समझो, इसके अंदर ये इटसेल्फ एक ऐसी एक एक्ट है जो अपने आप में दोनों चीज कवर करती है, सब्सटेंटिव भी और प्रोसीजर भी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन के साथ। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि एआईबी एग्जाम के अंदर, बीई एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्शन जो कि पूछे जाते हैं या उन सेक्शनों में से ऑप्शन निकल के आते हैं। एआईबी एग्जाम क्या है? एज यू ऑल नो कि ये है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये वो एग्जामिनेशन है जो एग्जाम आपको कंपलसरी देना पड़ेगा इफ यू आर एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो और अपने एडवोकेट लाइफ को, प्रैक्टिस कैरियर को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको विद इन 2 ईयर्स एआईबी एग्जाम क्लियर करना होगा। और जब एआईबी एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको एक तरह से लाइसेंस मिल जाएगा, फुल टाइम लाइसेंस हो जाता है। वो पहला लाइसेंस जो होता है, जो आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है, वो इनिशियली 2 साल के लिए मिलता है। तो 2 साल के अंदर आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो जब हम सीपीसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं या एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं एआईबी से रिलेटेड, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो मेन चीज है, सबसे पहला क्वेश्चन पेज खोलते ही आपको मिलना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए इसके ऊपर। 21 मार्च 1908 वो टाइम था
21 मार्च वो टाइम था जब इस एक्ट को, इस कोड को, सीपीसी को एनेक्ट किया गया था, साइन करके अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन खाली अडॉप्ट करना कि हां आज से हम इस सीपीसी को मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट सीपीसी इज गोइंग टू बी इन एनफोर्स, वो एनफोर्स में आगे लागू हो गई सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर। तो अब अगर आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि कब ये एनेक्ट हुई थी, तो वो होना चाहिए 21 मार्च 1908। और जब अगर ये पूछ लिया जाए कि वो एनफोर्समेंट में कब आई थी, तो ये देखो, इट शैल कम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आएगी, कब ये लागू हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन बनता है यहां से, कहां से, 1 जनवरी 1909, यानी कि 1/1/1909। 1908 मार्च के बाद कितना टाइम लग गया, लगभग 10-11 महीने लग गए, 8-10 महीने लग गए। तो उसके बाद ये फोर्स में आई थी, तो 1 जनवरी 1909। तो यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम चलते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है कि जो सीपीसी है वो कहां कहां तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि कहां कहां तक उसका फोर्स में है, कहां कहां तक वो अप्लाई होती है, किस एरिया में अप्लाई होती है, किस में नहीं होती। तो इसके रिगार्डिंग सीपीसी में क्या लिखा हुआ है, इसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे ये अप्लाई होगी, एक्सेप्ट, अब इस पॉइंट ए को देखो, क्लॉज ए को, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और बी क्या है, द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज। लेकिन आप जब 370, आप ये अपने आप इसको पढ़ के भी देख लेना, अभी तक इस सीपीसी के अंदर से इसको रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन एक अलग एक्ट या अलग लॉ आने की वजह से एक अलग नोटिफिकेशन आई थी, गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें बता दिया गया था कि इस एक्ट के अंदर जहां जहां जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, अब वो भी एक इंडिया का कंप्लीट टेरिटरी का पार्ट है। तो यानी कि यहां से वो जम्मू कश्मीर ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। आप एक बार तारीख बताओ मेरे को, वैसे क्या पता ये एआईबी में पूछे या ना पूछे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब 370 को रिमूव किया गया था ना, तो उसके बाद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब इस क्लॉज ए में से रिमूव हो गया है। तो यानी कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। कहां पे अप्लाई नहीं होता, द स्टेट ऑफ नागालैंड और अदर ट्राइबल एरिया। स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया को क्यों ऐसे इंक्लूड किया गया है कि वहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या है, नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरिया एक ऐसे एरिया हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा, दे हैव दे आर ट्राइबल एरिया, तो उनके है देयर ऑन कल्चर वैल्यू, देयर ऑन ट्राइबल लॉ। तो वो इतना ज्यादा ट्राइबल लॉ को फॉलो करते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई सीपीसी देयर, है ना। तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि हम जाके कहें कि अब सीपीसी के हिसाब से आप चलो। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा ट्राइबल लॉ है, हम आप उसको मानो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जब एक कंट्री प्रोसेस में होता है तो इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ, जो ट्राइबल एरिया हम समझेंगे कि आपका भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, लॉ है। तो एक तरह से सीपीसी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी हम अडॉप्ट करता है इस चीज को कि हर के किसी कल्चरल या ट्राइबल एरिया का कोई कल्चर लॉ है तो उसको माना जाए, एक्सेप्ट किया जाए। तो अब आ जाओ सेक्शन 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 है डेफिनेशन से रिलेटेड। यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं जो आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट डेफिनेशन पे होते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पूरे सीपीसी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो अपने आप में है डिक्री। डिक्री क्या होती है, और आप ये समझो डिक्री लिखी कहां है, तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में लिखी है डिक्री, है ना। तो डिक्री का मतलब होता है एक तरह से फॉर्मल मींस एक जुडिशियल प्रोसेस में, फॉर्मल मींस एक तरह से जैसे लीगल राइटिंग, लीगल पेपर में लिखा जाने वाली चीज। तो ये सब फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, लीगली डिसाइड करना कि हां ये आपका राइट है। तो एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। तो ये जितने आपको हाईलाइट कर रखे ना वर्ड्स, इन वर्ड और इन सेंटेंस को समझना, क्योंकि इन सेंटेंस से ही अपने आप में एक ऑप्शन क्रिएट होता है, या फिर इन सेंटेंस से ही क्वेश्चन बनता है, या क्वेश्चन के ऑप्शन फ्रेम होते हैं।
तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। तो डिक्री क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें राइट ऑफ द पार्टी, पार्टी का जो अधिकार है, राइट्स हैं, वो डिटरमाइन होते हैं कि हां ये आपका राइट था। उसके बाद क्या है? अच्छा, डिक्री अपने आप में प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। ये देखो, एक फाइनल डिग्री होता है, एक प्रिलिमिनरी डिग्री होता है। मींस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द केस, जब तक केस कंप्लीट हो रहा है, मैटर कंप्लीट हो रहा है, तो जो फाइनल राइट्स डिसाइड किए जाते हैं उसको कहते हैं फाइनल डिग्री। और एक क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, जब ट्रायल चल रहा है, जब केस चल रहा है, मैटर चल रहा है, सूट चल रहा है, तो उस टाइम भी कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो बिटवीन द केस डिसाइड हो जाते हैं कि हाँ ये राइट आपका है, बाकी फाइनल राइट्स डिसाइड करते हैं। तो उस वाले डिग्री को कह देते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री। इस डिग्री के अंदर जो आपको ध्यान देने की जरूरत है ना, डिग्री की डेफिनेशन में ये चीज भी कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन या क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि डिग्री शैल नॉट इंक्लूड, कौन डिग्री में क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे। तो क्लॉज ए, कोई भी ऐसा एडजुडिकेशन जो कि विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, फ्रॉम विच एन अपील लाइज, जहां से एक अपील जो जा सकती है, तो ऐसी चीजों को डिग्री में इंक्लूड नहीं करना है। एक ऐसा ऑर्डर ऑफ डिसमिशल फॉर डिफॉल्ट, किसी डिफॉल्ट के कारण, एज एन डिफॉल्ट मींस आपको ये प्रोसेस फॉलो करना था, आपने नहीं किया, ये आपको एप्लीकेशन लगानी थी या अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर लॉ सूट फाइल होना था, आपने नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफॉल्ट ये आपका ऑर्डर दिया जाता है डिसमिसल का कि ये अब केस डिसमिस कर दो, या ये पॉइंट डिसमिस करती है कोर्ट, तो ऐसी चीजों को डिक्री नहीं बोला जाएगा और ये डिक्री में इंक्लूड नहीं होंगे। वो किसी पार्टी, क्योंकि किसी पार्टी का ना राइट डिसाइड नहीं कर रहे। आप खुद सोच के देखना, बहुत इजी है लॉ को बहुत इजी तरीके से समझो। यहां पे एन ऑर्डर ऑफ डिसमिशल फॉर डिफॉल्ट, किसी डिफॉल्ट के कारण अगर कुछ डिसाइड हो गया है ना, तो वो राइट डिसाइड नहीं होता। क्या लिखा है? कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टी, पार्टी का राइट डिसाइड हो रहा है। तो अगर कहीं राइट डिसाइड नहीं हो रहा ना, तो आप समझ लेना वो डिग्री नहीं होगी। ये एक मोटा मोटा तरीका है जो आपको हेल्प करेगा डिग्री और अदर चीज को, दूसरी चीजों को थोड़ा सा पहचानने में। उसके बाद आ जाओ, जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है सबसेक्शन 3, डिग्री होल्डर। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। डिग्री होल्डर क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान, एनी पर्सन जिसके फेवर में डिग्री आ गई है, डिग्री होल्डर जो डिग्री को होल्ड करता है। तो एनी फेवर जो हैज बीन पास्ड, जिसके उसमें क्या नाम है, डिग्री पास की गई, जिसके फेवर में मान लो XYZ पर्सन के नाम पे कि आपका ये राइट डिसाइड किया गया है और ये डिग्री आपके फेवर की है, तो दैट पर्सन इज अ डिग्री होल्डर। या फिर क्या है, और भी समझो आप, और क्या है? एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, एक कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है जिसमें यू हैव द पावर टू एग्जीक्यूट, आप उसको एग्जीक्यूशन में ला सकते हो, है ना, एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हो उस चीज के रिगार्डिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री होल्डर। उसके बाद क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन बनता है उसके बाद सबसेक्शन 8, है ना। 8 कहता है जज। जज कौन होगा? जज कोई भी इंसान, एनी पर्सन जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग मतलब जो बैठ के प्रिसाइड कर रहा होता है, सुन रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है, तो उस ऑफिसर को जज कहते हैं। नेक्स्ट चीज पे आ जाओ, जहां से सीधा क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो है यहां पे आप डायरेक्ट सेक्शन को देख सकते हो, सब सेक्शन को, ठीक है। एक है 10, एक है 11, एक है 12। 10, 11, 12 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 10 क्या है? जजमेंट डेटर, वहां डिग्री होल्डर था, यहां पे जजमेंट डेटर होगा। तो ये दो अपोजिट एक तरह से टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको लीगल टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है DH, डिग्री होल्डर, जिसके फेवर में डिग्री आई है। तो जिसके फेवर में डिग्री नहीं आती या जिसके अगेंस्ट कोई जजमेंट आ जाता है, तो उसको बोलते हैं जजमेंट डेटर, JD। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जजमेंट डेटर क्या है? एनी पर्सन अगेंस्ट whom a डिग्री हैज बीन, जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास हुई है, सिंपल चीज। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? 11 के अंदर ये कोई भी ऐसा इंसान होता है, मीन्स अ पर्सन, जो कि लॉ में, अकॉर्डिंग टू लॉ,
लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगली इन अ लीगल वे और लीगली तौर पे वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एनी पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिकीज्ड पर्सन, कोई भी इंसान जिसकी डिकीज्ड मींस जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो अभी मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके जो स्टेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो एसेट्स हैं, उसको अगर कोई रिप्रेजेंट करता है लीगली तौर पे, तो दैट पर्सन इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां से आप समझ लेना 10, 11, 12, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 क्या कहता है? मीन प्रॉफिट। इसको लिखते तो इसको देखो पढ़ने में कैसा आता है, MESNE, है ना। पढ़ने में कैसे लगेगा? ऐसे अगर हम विदाउट इसकी प्रोनाउंसिएशन अपने को नहीं पता हो ना, तो इसको लिखने आ जाता है ME, मैसने, है ना। तो मैसने टाइप ऐसा कुछ नहीं बोलते, इसको मीन प्रॉफिट बोलते हैं, मीन प्रॉफिट। तो मीन प्रॉफिट आप समझो, मीन प्रॉफिट होता क्या है CPC के अंदर, रिलेटेड टू कोई भी सिविल केसेस में। तो जब आप रॉन्गफुली, गलत तरीके से रॉन्गफुली किसी प्रॉपर्टी को यू एक्वायर्ड कर लेते हो, पा लेते हो, पोजेशन कर लेते हो, कोई प्रॉपर्टी है भाई आपने गलत तरीके से ले ली, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी से आपको कुछ बेनिफिट भी हो रहा है, कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है, कुछ कमाई भी हो रही है, तो वो वाली चीज को जो आपकी कमाई हुई है ना, वो कहती है मीन प्रॉफिट। आपको मीन प्रॉफिट हुआ है वहां पे। हाँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि किस चीज को मीन प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा। तो मीन प्रॉफिट उसको नहीं कहा जाएगा, आपने रॉन्गफुली तो किसी प्रॉपर्टी को ले लिया, कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया कि आपने उस प्रॉपर्टी पे कुछ इन्वेस्ट किया, उसको कुछ बनाया, बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग में अंदर अच्छा खासा फर्नीचर या अच्छा खासा सब कुछ आप पैसा लगा रहे हो, और उसके बाद उस चीज से आप कमाई कर रहे हो, तो दैट प्रॉफिट और दैट अर्निंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी मीन प्रॉफिट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, मीन प्रॉफिट के बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, जो कि अपने को AIB एग्जाम से रिलेटेड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो है सबसेक्शन 17। सबसेक्शन 17 किस बारे में बात करता है? सबसेक्शन 17 बात करता है पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक एंड देन ऑफिसर। ठीक है, तो आप इस चीज से समझ लेना, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि इस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है और वो अपने आप में एक तरह से गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा है, या गवर्नमेंट या सिटीजन को सर्व कर रहा है थ्रू गवर्नमेंट, तो ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास अथॉरिटी हो रखी हो, तो उसको कहते हैं पब्लिक ऑफिसर। इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? तो इसके अंदर जो लिस्ट दे रखी है ना, वो एक तरह से इंक्लूसिव लिस्ट दे रखी है कि आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो ये को हम लोग पब्लिक ऑफिसर्स कहेंगे। जैसे क्लॉज A, एवरी जज, क्लॉज B, एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज मींस ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आ जाता है IAS या IPS, है ना। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट जिस पॉइंट पे हम लोग आते हैं, क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, एवरी कमीशन या गेस्टेड ऑफिसर इन द मिलिट्री। तो ये भी अपने अंदर इंक्लूड करता है एज अ पब्लिक ऑफिसर। क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप पब्लिक ऑफिसर के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए कि किस और ऐसे पर्सन को इंक्लूड कर सकते हैं पब्लिक ऑफिसर में। तो आप इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला पॉइंट, H, क्लॉज H। क्लॉज H क्या कहता है? क्लॉज H, एवरी ऑफिसर, हर वो ऑफिसर इन दी सर्विस, या सर्विस के बाद और लगाया है, या तो सर्विस में हो या फिर पे ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उन्हें उस पर्सन को कुछ पे कर रही हो, मींस वो रेगुलर सर्विस में ना हो तब भी, है ना, क्योंकि पे तो कर रही है, कैसे भी हो सकता है। या फिर रेम्यूनरेटेड, कुछ आप समझो उनकी ड्यूटी या कुछ सर्विस दी होगी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ मंथली पे कर दिया होगा, 1 महीना, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो रेगुलर सर्विस वाला भी हो सकता है, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकता है, एडॉक भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, या इन पे ना हो तो रेम्यूनरेट भी कर सकती है बाय फीस। कुछ आप फीस पे लेके आए हैं कि आप ये काम कर दो और आपको ये फीस मिल जाएगी, तो ऐसे चीज को फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, कुछ पब्लिक ड्यूटी करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट, इधर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अगर ऐसे किसी पर्सन को लेके आती है, तो वो भी अपने आप में एक पब्लिक ऑफिसर
की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन कहां पे होगी? सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, है ना। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए और जहां से क्वेश्चन बनता है, आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम में आपको फुल बेयर एक्ट, फुल एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख के जो मेन सबसेक्शन में आपको बता रहा हूं, आप सीधा उसको रीड कर लो। आप आराम से फिर एग्जाम में जाके जितने भी क्वेश्चन है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 3। जो आप देखो सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का सबऑर्डिनेशन कैसे होता है, कैसे लेयर्स हैं, कैसे एक कोर्ट के बाद नेक्स्ट कोर्ट है वो किस तरीके से रखी हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से आपको समझ में आएगा। सेक्शन 3 ऑफ द सीपीसी कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है अपने आप में, किसका? हाई कोर्ट का। ठीक है। एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। एंड एवरी कोर्ट ऑफ अ स्मॉल कॉजेस इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये आपको चीज थोड़ा समझना है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वो हाई कोर्ट का अपने आप में एक तरह से सबऑर्डिनेट हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल कह लो। इंफीरियर वर्ड यूज नहीं किया जाता है, सबऑर्डिनेट कह सकते हैं। एक जैसे रैंक बनाई होती है ना हर चीज में, जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स या कुछ भी बनोगे तो एक रैंक होती है, आर्मी में रैंक होती है, जैसे आप कैप्टन हो, मेजर हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, ऐसे ही जैसे रैंक बढ़ती है ऐसे ही इसका अकॉर्डिंग टू जो अपनी जुडिशरी में है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उससे सबऑर्डिनेट जैसे हो जाता है अपना सिविल कोर्ट, उससे सबऑर्डिनेट स्मॉल कॉज कोर्ट। तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रखा है सेक्शन 3 में। तो उसके बाद आ जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, डायरेक्ट आप उसको पढ़ सकते हो, वो है सेक्शन 6 पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। यहां पे बात हो रही है कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन की, और वो ज्यूरिडिक्शन कौन सा होगा? पेक्यूनरी। पेक्यूनरी का मतलब होता है मॉनेटरी से रिलेटेड। मॉनेटरी मींस मॉनेटरी मींस मनी रिलेटेड। मतलब ऐसा कोई सिविल कोर्ट जिसके अंदर हमने ज्यूरिडिक्शन कोर्ट की अकॉर्डिंग टू मनी, कुछ मनी से रिलेटेड उसका ज्यूरिडिक्शन दे रखा है। कि जैसे मान लो ये XYZ कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, जूनियर सिविल है, सीनियर सिविल कोर्ट है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ डिवाइड कर देते हैं कि 1 करोड़ का मैटर, 1 करोड़ से ऊपर का मैटर हाई कोर्ट सुनेगा, उससे नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा, 10-20 लाख से नीचे वाला सीनियर जज या सीनियर सिविल जज या जूनियर सिविल जज सुनेगा। तो ये अगर जो बाइफर्केशन होता है जहां पे हम ज्यूरिडिक्शन अप्लाई करते हैं, दैट इज अ पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। तो ये आता है सेक्शन 6 के अंदर। तो अब यहां पे आप एक बार पढ़ो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इसमें नथिंग देयर इज कंटेन शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट ज्यूरिडिक्शन ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर which exceeds the pecuniary limit if any, कुछ भी बना रखी है of its ordinary jurisdiction। तो जो भी आप सूट फाइल करते हैं उस सूट का जो अमाउंट होगा या वैल्यू होगी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? जिस बेसिस पे आपका सूट फाइल कर रहे हो, तो उसकी जो भी आप वैल्यू डिसाइड करते हो कि मेरा सूट भाई 10 लाख का था, 20 लाख का था, 50 लाख का था, तो सेम आपका वो अमाउंट हो जाएगी, उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग आप केस फाइल करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है आप सेक्शन आपको AIB एग्जाम में पता होना चाहिए, उस पर आ जाते हैं हम सीधा। तो आप आ जाओ पार्ट 1 में। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 कई बार क्या होता है जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो डायरेक्ट सीधा यहां से भी फ्रेम होता है। कैसे फ्रेम होता है कि पार्ट 1 का इनमें से फॉलोइंग ABCD में से विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग पार्ट 1 का नाम। तो पार्ट 1 का जो नेम सजेस्ट कर रखा है इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का नाम है वो है सूट्स इन जनरल, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें पार्ट 1 को यहां से समझ सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट है, सीधा आती सबसे पहले 9, 10, 11, ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 9, 9, 10 एंड 11। ठीक है।
अब सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है कि कौन सी ऐसी कोर्ट है जो किसी सूट को ट्राई करेगी। ट्रायल करना यानी कि कॉग्निजेंस लेकर, कॉग्निजेंस मीन संज्ञान लेकर केस को ट्रायल करना। तो कौन सी ऐसी कोर्ट है जो उसको ट्रायल स्टार्ट करेगी किसी भी सिविल सूट को, सिविल केस को? तो कोर्ट्स टू ट्रायल ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, जब तक ना रोक रखा हो। अनलेस बार्ड का मतलब जब तक ना रोका हो ना, तो उसके पास ये पावर रहेगी। अदरवाइज किसी एक्ट में, किसी प्रोविजन में लिखा है ना कि स्पेसिफिकली इस कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं होना चाहिए, तभी वो उस कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं होगा, अदरवाइज फाइल होगा। तो कोर्ट क्या है? तो कोर्ट सेल, यहां से आप पढ़ को देखो, हैव जुडिशन, जुडिशन है और ट्राई कर सकती है ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, हर सूट को ट्राई कर सकती है जो कि एक सिविल नेचर का होगा। तो इसमें क्या है? और इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, जब तक उसको एक्सप्रेसली या तो डायरेक्टली बार कर रखा हो या इंप्लाइड करके बार कर रखा हो, यानी कि एक इंप्लीकेशंस दे रखा हो कि ऐसे नहीं भाई, वो XYZ कोर्ट के अंदर आप नहीं जा सकते, किसी केस लॉ के अंदर या किसी प्रोविजन के अंदर दे रखा हो। तो ये है सेक्शन 9 कि कोर्ट सारे केसेस को ट्राई कर सकती है। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को समझ लो। सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या कहता है? स्टे ऑफ सूट, सूट के ऊपर स्टे लगा दी जाए। और सेक्शन 11 क्या कहता है? रेस जुडिकाटा। ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बच्चों को पता होना चाहिए और इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो सेक्शन 10 को हम लोग कहते हैं रेस सब जुडाइस। तो अगर कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहीं पे ऐसा ऑप्शन आता हो, तो आप डायरेक्ट इस चीज को चूज कर सकते हो, इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, जो कि है रेस सब जुडाइस। सेक्शन 10 को कहता है, सेक्शन 10 है स्टे ऑफ सूट। तो क्या कहता है? अब इस चीज को समझो। तो स्टे क्या कहता है? इस सेक्शन 10 और 11 के अंदर ना हम पहले दो इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं और उन दोनों से ही आपका फिर ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 10 के अंदर यूज कर रखा है इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। पहले कोई सूट इंस्टीट्यूट किया हुआ था। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड मतलब जो कोई ऐसा सिविल केस जो कि पहले इंस्टीट्यूट फाइल कर दिया गया था, दायर कर दिया गया था, वो वाला सूट। और 11 के अंदर क्या है? सेक्शन 11 के अंदर इन इश्यूज इन अ फॉर्मर सूट, फॉर्मर सूट। अब क्या है? नॉर्मल हम इंग्लिश में या नॉर्मल वैसे पढ़ते टाइम हमें लगता है यार दोनों एक ही चीज है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट और फॉर्मर सूट। अब इन दोनों की डेफिनेशन या इन दोनों का मीनिंग समझ लो तो आपको ये समझ में आएगा। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड का मतलब होता है जो पहले फाइल कर दिया गया था। दो केस हैं, मान लो केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की जो है वो डेट पहले लग गई किसी कोर्ट के अंदर। अगर मान लो किसी कोर्ट के अंदर XYZ कोर्ट के अंदर इतने नंबर ऑफ केसेस का बर्डन नहीं था, सो दैट कोर्ट गिव्स सम काइंड स्मॉल डेट, जल्दी डेट लगी, द हियरिंग डेट। हियरिंग डेट की बात कर रहा हूं, जिस दिन हियरिंग होगी केसेस की, तो वो वाली। और इसमें क्या है? इसमें थोड़ी सी लंबी डेट लग गई है और काफी महीने बाद डेट लग रही है केस नंबर 1 में। लेकिन केस नंबर 1 पहले फाइल हुआ था, तो केस नंबर 1 को मान लिया जाएगा कि ये प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है। अभी दोनों केस चल रहे हैं, इन सेक्शन 10 के अंदर होता है, दोनों केस अभी कोर्ट के अंदर ही हैं। तो फिर कोर्ट को, अगर आप कोर्ट 2 को बताओगे ना कि देयर इज सम केस जो कि सेम, अब इसमें समझो मैटर इन इशू सेम होना चाहिए। क्लेम आप जो मांग रहे हो वो कुछ सेम टाइटल के अंदर हो, सेम पार्टी हो। भाई हम ऐसे कह दो कि वी आर ए और बी, दो पार्टी हैं ए और बी। ए और बी पार्टी के अंदर सेम बात के ऊपर सेम रिलीफ मांगना चाहते हैं, सेम टाइटल है हमारे केस का, सेम पार्टी है ए और बी। तो और हमने यही केस ए कोर्ट में भी डाल सकता है, यही कोर्ट हमने बी कोर्ट में भी डाला हुआ है। तो बी कोर्ट जो कोर्ट केस नंबर 2 है ना, तो वो वाला जो कोर्ट रूम कहेगी कि सेम प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट केस नंबर 1 में है, तो इस सेकंड केस पे स्टे लग जाएगा कि आप अभी इसको रोको, पहले वाला चलता रहेगा।